तो दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट आईएएस की चौथी टेस्ट सीरीज जो शुद्ध रूप से जियोग्राफी से संबंधित है। दोस्तों जितने के जितने प्रश्न हैं सब के सब जियोग्राफी से संबंधित एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आपके दिमाग खोल देने वाला है, बच्चों वाला प्रश्न नहीं है, बहुत ही मेहनत लगेगा। दोस्तों आपसे थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कंसेप्ट यहां सीखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाला है। आपके आने वाले एग्जाम तो आपका दूर है, लेकिन इसकी वजह से यह ना छोड़िए कि आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपका जितना अभी तक पढ़ाया है, इतना आप मेहनत से आप लोग जो कुछ सीखा है सब भूल जाएगा, सब गर्त में चला जाएगा। तो आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे प्रश्नों को यदि सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा भ्रम दूर होगा, आपकी तैयारी में धार लगेगी। तो दोस्तों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आप जाएंगे तो आपका पीडीएफ यहां से मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा धैर्य रख के देखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न दमदार हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आजकल यूपीपीएससी भी यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न स्वाभाविक सी बात है, ऐसे ही प्रश्न जो सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी जो आप ऑनलाइनर के अगर भरोसे बैठे हैं तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप भूल जाइए, ऐसे सिर्फ प्रश्न की संख्या बढ़ा सकता है, सिलेक्शन नहीं दिला सकते। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को झेल लेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं इस दूसरे प्रश्न को। पहले प्रश्न में कुछ गड़बड़ियां थी इसलिए हम इसको देख रहे हैं। आपसे बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पॉइडमोंट क्षेत्र शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस शब्द का उपयोग आपसे पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले इस शब्द के अर्थ को आप समझ लीजिए। यहाँ दोस्तों पाइड का मतलब होता है पैर होता है, पाइड का मतलब पैर, और यहाँ मोंट का मतलब होता है दोस्तों पर्वत। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे पर्वत का पैर यानी पर्वत का वो हिस्सा जो भूभाग से लगा हुआ है जहां पर कई सारे जलोढ़ पंख जो है निर्मित होते हैं। तो यहाँ आप देख लिए हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है वह संक्रमणीय क्षेत्र यानी पर्वत और जमीन से लगा हुआ क्षेत्र जो पर्वतों के तल पर स्थित होता है और जहां कई जलोढ़ का मतलब जल में जो अवसाद होते हैं, वो जलोढ़ जब वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं तो एक पंख जैसा बन जाता है, इसी को जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो जहां कई जलोढ़ पंख एकीकृत होते हैं यानी बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां हो जाएगा। आप याद रखेंगे पॉइडमांट पैर पर्वत याद रखे रहेंगे तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सिंपल सी बात आप जान लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या है। तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से 5 डिग्री छोड़कर, क्योंकि दोस्तों 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ छोड़कर, क्योंकि यहाँ कोरियोलिसिस बल बहुत कम होता है, आप लोग जानते हैं कोरियोलिसिस बल भूमध्य रेखा पर 0 होता है। 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के मध्य अक्षांश पर ये बनते हैं और ये वहां बनते हैं जहां 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है, क्योंकि इससे वायुमंडल में ऊर्जा बनती है, वही इनका कारण बनता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हुआ आपका। दूसरे में कह रहे हैं दोस्तों ऊर्ध्वाधर पवन गति में अत्यधिक अंतर होना नहीं मेरे भाई, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए ऊर्ध्वाधर पवन गति का बहुत कम होना चाहिए, तभी तो दोस्तों वो जो स्ट्रीम बनेगी जिससे हम लोग कहते हैं वायुधारा कहते हैं, तभी वायुधारा बनेगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये दूसरा वाला यहाँ गलत होना चाहिए, तो जहां जहां दूसरा है आप काट दीजिए तो आपको उत्तर मिलेगा। तीसरा हम कह रहे हैं दोस्तों भूमध्य रेखा से दूर कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति, बिल्कुल सही, वही मैंने आपको बताया ना, भूमध्य रेखा पर तो कोरियोलिसिस बल 0 होता है, जितना दूर बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी, तो यानी दोस्तों उतना अच्छा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा, क्योंकि परिस्थितियां पूछ रहे हैं। तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा से दूर कोरियोलिसिस बल की उपस्थिति। चौथे में करें दोस्तों ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रति चक्रवाती परिसंचरण का होना, तो तीसरा सही है, तो इसका मतलब आप आंख मूंद कर कह सकते हैं आपका 1 3 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों सॉल्व करेंगे ना तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, डर खत्म होगा। कुछ भू आकृतियां दी गई हैं और दिया है इनके निर्माण की प्रक्रिया यानी ये कैसे बनती है। तो दोस्तों आप यहां जान लीजिए यारडैंग जो आपको यहां दे दिया है ना, यारडैंग क्या होता है, जो मरुस्थलीय एरिया में मुलायम चट्टानें होती हैं और वहां बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, वो जो मुलायम चट्टानें होती है कट छट जाती है, यानी पवन अपर्दन के कारण ये बनती है, ये तो बात एकदम फिट है। एस्कर की बात कर रहे हैं दोस्तों, एस्कर क्या होता है, हिमनदी निक्षेप के माध्यम से बनता है। जो बर्फ की नदियां होती हैं
वो जो अपना मलबा जहां इकट्ठा करती हैं वो उन मलबे से दोस्तों बनता है। ये तो ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जब ये इसके वाले पे चलाया तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ कर दिया, अपना तो गड़बड़ है ही। लेकोलिथ का मतलब, लिथ मतलब यहाँ दोस्तों पत्थर होता है। ये मशरूम के जैसी इसकी आकृति होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान को नीचे से ज्वालामुखी घटना घटी और वो मशरूम के जैसा आकार वो ऊपर उठ जाती है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं वो पत्थर जो थी वो बाद में इस तरह का हो जाएगी। ऐसे हम शेप इसको बना लें, ऐसे थी मान लीजिए, वो इस तरह से कुछ ऐसे आकार में मशरूम की तरह इसकी आकृति बना देती है लेकोलिथ की। तो ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होती है। और दोस्तों यहाँ जो इंसलबर्ग है, ये शुष्क जो बहुत सूखे यानी रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं ना, वो उस चट्टानों में अपरदन के कारण होता है, यहाँ नहीं दिया है। तो इसका मतलब सब गड़बड़ थे, केवल पहला वाला सही है आपका। थोड़ा सा दोस्तों समय देंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारा चीज सीखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, केवल पहला सही है। और जो गड़बड़ थे मैं मिला दिया हूं, आप उसको भी रट लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ एक अच्छा सा प्रश्न दिए हैं, फिर आपको कंसेप्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सी स्थितियां भूमि धंसने की घटना को सीधे जन्म देती है, यानी कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो भूमि धंसने में वो मतलब योगदान देती हैं। तो दोस्तों अत्यधिक भूजल का दोहन, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा भूमि से जल निकालेंगे तो भूमि जो पोर्स होते हैं जिनमें जल मौजूद होते हैं वो दबने, उनका जल निकल गया तो दबने लगते हैं यहाँ पर, इसलिए धंस जाती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं भूकंप के कारण द्रवण, भूकंप आता है दोस्तों, धरती हिलती है तो नीचे जो कह सकते हैं जो पानी से टच है हमारी भूमि, कुछ भूमि उस पानी में घुल जाती है और धरती मतलब थोड़ा सा धंस जाती है, तो भूकंप का कारण भी होता है, यस। तीसरे वाले में कह रहे हैं पीड मिट्टी की जल निकासी, पीड मिट्टी मतलब जैसे जो दलदली भूमि होती है, आप उसके पानी को वहां से बहुत समय से वहां दलदल है, उस पानी को निकालकर आप वहां मकान बना देंगे तो धीरे धीरे जब भूमि सूखेगी तो दोस्तों वो बैठ जाती है। आप लोग सुने होंगे ना कि कोई दलदली एरिया पर कोई निर्माण हुआ, कुछ समय बाद वो बैठ गया, तो यही होता है। आप तो वहां से पानी निकालकर बना दिए, कुछ समय बाद जब सूखती है तो बैठ जाती है, तो यही है ऑप्शन नंबर यहाँ सी ये भी है। कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, देखते ही आप तुरंत इसे कर देंगे भाई, कृषि में उर्वरक अत्यधिक प्रयोग करेंगे इससे भूमि थोड़ी धंसती है, तो पर्यावरण का नुकसान होगा ना। तो चौथा जहां है आप काट दीजिए, आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा यहाँ, 1, 2 और 3। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ये प्रश्न नंबर 6 को। बहुत अच्छा, आपसे अश्व अक्षांश के बारे में पूछा जा रहा है कि अश्व अक्षांश किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो दोस्तों अश्व अक्षांश नाम में ही अश्व है, घोड़ा। आखिर यहाँ से घोड़ा क्या आ गया दोस्तों, ये आप मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ से दोस्तों 30 डिग्री, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, 0 डिग्री का अक्षांश, यहाँ 30 डिग्री का अक्षांश नॉर्थ, 30 डिग्री का अक्षांश साउथ वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक जब वायु दाब हो जाता है दोस्तों तो हवाएं बहुत शांत हो जाती हैं, हवा बिल्कुल नहीं चलती, मौसम साफ रहता है। जब पहले लोग नाव लेकर आते थे, अपनी पतवार वाली नाव जो हवा के सहारे चलती थी, जब कभी यहाँ आते थे तो एयर प्रेशर जब बढ़ जाता था तो उनकी नाव हिलती नहीं थी क्योंकि हवाएं शांत हो जाती थी। तो लोग कई कई दिन यहीं फंसे रहते थे और अपनी नाव डूबने के डर से कई घोड़े उसमें फेंक देते थे नाव को हल्का करने के लिए। यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत सारे घोड़े फेंके गए हैं, इसलिए इसी नाम पर यह पड़ा है अश्व अक्षांश। तो आप समझ गए होंगे, उच्च दाब वाला क्षेत्र जिसमें शांत हवाएं और नीचे की ओर वायु प्रवाह होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो एयर प्रेशर अधिक होगा, वायु दाब अधिक होगा तो नीचे की ही ओर आएगी ना वायु प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। चलते हम लोग आगे बढ़ते जाएं। एक एक प्रश्न को आप दोस्तों थोड़ा सा धैर्य पूर्वक देखेंगे। अगर आप रील्स के आदती नहीं होंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप झेल ले जाएंगे ऐसे प्रश्न को। मैं चाहता तो उत्तर बताकर निकल सकता हूं, लेकिन सोचता हूं कि आप हमें समय दिए हैं तो हम आपकी समय को कद्र करें। दोस्तों कह रहे हैं भारत की कृषि जलवायु के क्षेत्रों के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कृषि जलवायु के संदर्भ में स्टेटमेंट, और बताना है हमें दोस्तों, अपना उत्तर चुनना है। तो दोस्तों कृषि जलवायु क्या होता है, भारत के दोस्तों कुल क्षेत्रों को, भारत के पूरे भूभाग को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आप एक बार ऐसे निकाल कर देख लेंगे, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे याद कर लेंगे। और दोस्तों क्यों बांटा गया है, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में बांट कर दिया गया कि कौन सा क्षेत्र किस कृषि के लिए है, कहाँ कौन सी कृषि अच्छी होगी,
कहाँ किस फसल के लिए अच्छा उपयुक्त कंडीशन होगा। नहीं तो पहले जब बांटा नहीं गया था दोस्तों, ये बांटा गया था कब दोस्तों, ये योजना आयोग और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने मिलकर ये तैयार किया था इस डाटा को। इसको थोड़ा सा याद रखे रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम देगा दोस्तों। ये कब, 1989 में, 1989 में योजना आयोग और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने मिलकर ये कृषि जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित किया था। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र बताए थे। इस जलवायु क्षेत्र से क्या होता है कि इससे पता चलता है किस क्षेत्र में हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सी अच्छी होगी। पता लग धान वाले कंडीशन में गेहूं लगा दिए, गेहूं वाले में धान लगा दिए, और धान को अधिक पानी चाहिए, वहां सूखा है तो कैसे होगा कि सूखे राजस्थानी एरिया में कौन सी फसल पाएगी, वहां पानी की बिना बिना पानी कौन हो सकती है, ये सब इससे तय हुआ। तो इसीलिए दोस्तों ये सब कहा जाता है योजना आयोग ने क्षेत्रीय योजना के लिए 15 कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए। बिल्कुल सही। मैं इसलिए पहले बहुत सारा डाटा बना देता हूं ना, कि जिससे हमें प्रश्न का स्टेटमेंट का सहारा न मिले, हम इतना उसके बारे में जान लें कि ऑटोमेटिक हम धड़ाधड़ करते जाए। दूसरा में है दोस्तों, कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण केवल मृदा और वर्षा के आधार पर किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, क्षेत्र का निर्धारण जलवायु, मिट्टी, तापमान, सिंचाई की उपलब्धता, कृषि की पद्धति, बहुत सारा आधार पर किया जाता है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहां दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला वाला सही। ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं हमारा उत्तर दोस्तों ये ए वाला हो जाएगा, ऑटोमेटिक, यानी बिना तीसरा को पढ़े। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 8वें में, गजब का प्रश्न है ये। भारत में लैटेराइट मृदा यानी लैटेराइट मृदा के संबंध में। तो साथियों अब हम देखें प्रश्न नंबर 8वें वाले को। गजब का प्रश्न पूछा जा रहा है, लैटेराइट मृदा से संबंधित प्रश्न है। भारत में लैटेराइट मृदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाली कौन सी कंडीशन है। यहां आपको 4 दे दिए गए हैं स्टेटमेंट। बताना है कि लैटेराइट मृदा को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी स्थितियां यानी कंडीशंस हैं। लैटेराइट मृदा से संबंधित पीसीएस 2024 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, आपको याद होगा अगर पेपर देखे होंगे। तो लैटेराइट मृदा दोस्तों वहां विकास होता है जहां बहुत भारी भरकम टेम्परेचर भी हो, भारी भरकम वर्षा भी होती हो। तो आप एक बार मैप में देख लेंगे, आपका जो तमिलनाडु ओडिशा वाला ये क्षेत्र है, और साउथ में, साउथ इंडिया में भी है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, अच्छी जल निकासी यानी जल का अच्छा सा निकास हो जाता है। तो वहां पर दोस्तों जो आयरन और एल्युमिनियम बचता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो वही दोस्तों लाल लाल दिखने लगते हैं, ईंट जैसी। लैटेराइट का मतलब होता है ईंट जैसी लाल। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी वाला सही हो गया, ये भी सही है। कह रहे हैं तीसरे वाले में माथा चट्टाने यानी मूल चट्टान में अत्यधिक जैविक पदार्थ होता है। नहीं मेरे भाई, जो मूल चट्टाने होती है उसमें जैविक पदार्थ की बहुत कमी होती है, अत्यधिक नहीं होती है। तो ये वाला आपका गड़बड़ हो गया। चौथे वाले में करें गीले और सूखे मौसम की आवृत्ति, यानी गीला एक बार मौसम मतलब एक बार गीला मौसम आए, एक बार सूखा मौसम आए, इस तरीके से आवृत्ति होनी चाहिए। तो ये भी वाला बिल्कुल सही है, यानी गीले और सूखे की आवृत्ति। यानी 1 2 4 कहाँ है, 1 2 4 देखते हैं भाई कहाँ छिपे हो। 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों, 9वें वाले में आपसे कह रहे हैं पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में एल्बिडो प्रभाव, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में एल्बिडो प्रभाव सबसे अधिक किस सतह द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए एल्बिडो क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे, जो सनलाइट आती है उसको वापस भेज देने की क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। वो कौन कौन से एल्बिडो, जैसे जंगल हो गई, बर्फ हो गए, पानी हो गए, बर्फ के पहाड़ हो गए, ये सब एल्बिडो का काम करते हैं। ये सब दोस्तों यही होता है, एल्बिडो का मतलब ही होता है सनलाइट को वापस भेजने की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना पृथ्वी पर तापमान कम होगा। आजकल दोस्तों बर्फ पिघल रहे हैं, पेड़ पालों काटे जा रहे हैं, तो सनलाइट को वापस भेजने की जो क्षमता है कम होती जा रही है, इससे हमारा ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यानी सबसे अधिक किस सतह के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये ताजा हिमावरण के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों ये 10वें वाले में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखें, अच्छा सा प्रश्न है फैक्चुअल। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध यानी आप समझ गए होंगे, ये मान लीजिए आपका गोलार्ध हो गया, और ये विषुवत रेखा हो गया। ये नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध। यानी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली और स्थिर होती हैं। क्यों, ये आपको बता दिए हैं कि जो हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर जो पछुआ पवने होती हैं अत्यधिक शक्तिशाली और स्टेबल होती हैं। क्यों,
तो इसका मूल कारण मैं आपको मेरे भाई खड़े खड़े बता दूं, क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे बहुत सारे दोस्तों यहाँ महाद्वीप हैं, यानी भूभाग बहुत ज्यादा हैं, तो हवाओं को रोकते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ जलीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, भूभाग बहुत कम है। तो आप एक बार ये आप देख लेंगे मैप में तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर भूभाग बहुत कम है ये साउथ में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए हवाओं को रोकना टोकना है, उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए वो पावरफुल और स्टेबल होती है। तो यही है कि यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ, तो वह स्थल जहाँ भाग बहुत कम और पवनों को बाधित करे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ तो यही अलग होगा, वह स्थल भाग बहुत कम है, यानी वहां स्थल भाग बहुत कम है। कहाँ? साउथ में, जो पवनों को बाधित करे, यानी पवनों को बाधित करने के लिए जो स्थल होती है वो बहुत कम है वहां, इसलिए वहां शक्तिशाली और स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लें दोस्तों, 11 वाले में गजब का सवाल है। देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर की सीमा से लगे हुए हैं। तो लाल सागर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, यही लाल सागर जो दोस्तों स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को ये हिंद महासागर को जोड़ता है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। लाल सागर की सीमा से दोस्तों इरिट्रिया भी लगा है, सऊदी अरब भी लगा हुआ है, जॉर्डन भी लगा हुआ है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों इजराइल नहीं है, हालांकि जो लाल सागर से स्वेज नहर जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर की तरफ, तो वहां पर ये इजराइल पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट लाल सागर पर नहीं है। तो ये चार जहां पर है आप काट देंगे तो आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यही है, आप एक बार देख लेंगे मैप में लाल सागर के बारे में दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका के बीच में। आगे दोस्तों देखें हम लोग 12 वाले में, तो आपसे कह रहे हैं एक तरफ आपको शहर दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी, तो उस शहर को उस नदी के माध्यम से हमें मिलाइए और उसे हमें बताना है जो गलत सुमेलित हो, यानी शहर और संबंधित नदी, यानी जो गलत है उसी को हमें पकड़ना है। तो यहाँ आप जरूर ध्यान देंगे कि हमें गलत वाले को पकड़ना है। अहमदाबाद जानते हैं साबरमती के नदी के तट पर है, ये तो सही है लेकिन गलत नहीं हुआ ये। तो आगे यहाँ दोस्तों लखनऊ है, हम अच्छे तरह से परिचित हैं, ये भी गोमती नदी की तरफ गोमती नदी के तट पर है। और यहाँ पर दोस्तों हैदराबाद कह रहे हैं कृष्णा नदी, तो दोस्तों हैदराबाद कृष्णा नदी नहीं बल्कि कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी नदी, तो इसके तट पर है दोस्तों। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। और कटक जानते हैं उड़ीसा महानदी, तो आपका यहाँ केवल गड़बड़ कौन हुआ, तीसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये तो आपका क्लियर हुआ दोस्तों, बाकी सब आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम यहाँ पर देखें ये 13 वाले में, तो यहाँ पर भी आपको कुछ क्षेत्र का नाम दिया है और उससे रिलेटेड देश, इसे हमें यहाँ पर मिलाना है। देखते हैं हम लोग, देखें क्षेत्र का नाम है, यहाँ पर देश का नाम, तो चले हम मिलाएं दोस्तों। यहाँ पर दिया है ये कुजनेट्स्क बेसिन, कुजनेट्स बेसिन दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो कह देते हैं रूस में, लेकिन दोस्तों ये वर्तमान जो आपका यूक्रेन है वहां पर है, क्योंकि यूक्रेन भी पहले रूस का हिस्सा था। तो दोस्तों ये रूस यहाँ दे दिए हैं, लेकिन रूस की जगह ये यूक्रेन में है। ये तो हो गया दोस्तों ये कुजनेट्स। और रूरर कोयला क्षेत्र, इसे रूर भी कहा जाता है, जो कि ये जर्मनी में है, तो ये वाला सीधा यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये आपको कह रहे हैं एप्लाचियन कोयला क्षेत्र, तो इसे एप्लेसियन कहा जाता है, कुछ गड़बड़ी में लिख दिए हैं। ये चौथा वाला यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको हम देख लेते हैं एलिमिनेशन लगाकर, लगा कि नहीं, पहला वाला 3 पे गया, तो पहला वाला 3 कहाँ है, सिर्फ ए में बैठा है, एक ही से हमारा निकल गया। और बी वाला तो आपका 2 पे जाएगा, और सी वाला तो 4 पे है, और बचा है एक हमारा, ये तो यही जाएगा, इसका रास्ता ही यही है, बोवेल बेसिन। बाकी ठीक है हमारा। अब हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या 14 वाले को, गजब का प्रश्न है, महासागरीय लवणता के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। महासागरीय लवणता यानी जो महासागर में नमक का घुलना, तो किस महासागर में नमक कितना है इसके सेंस में है। पहला वाला देखें, तो कह रहे हैं महासागरों में गहराई के साथ लवणता समान रूप से घटती है। तो दोस्तों ये बात गलत है, समान रूप से नहीं घटती है दोस्तों, वो एक समान नहीं होती, स्थान, जलवायु और महासागरीय धाराओं पर डिपेंड करती है, तो एक समान नहीं होते। तो ये तो पहला ही गलत हो गया, तो पहला गलत है, तुम्हारे ऑप्शन में एक नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब देख रहे हैं पहले ही हो जाएगा, 2 क्लियर हो जा रहा है कि हमारा ए ही वाला होगा। अब दूसरा वाला देखें, तो शुष्क क्षेत्रों में स्थित
बंद समुद्रों में, बंद समुद्र मतलब जैसे दोस्तों भूमध्य सागर, काला सागर, इनको बंद समुद्र कहा जाता है। कि जो बंद समुद्र होते हैं दोस्तों, इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होता है और ये मतलब वर्षा का जल कम प्राप्त करते हैं, तो इसकी लवणता अधिक हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जिसमें मीठा जल कम मिलेगा और वाष्पीकरण भी हो रहा है उसका ज्यादा, तो उसकी लवणता अधिक होगी ना। जैसे मान लीजिए आप नमक में घोलकर यहाँ गिलास में पानी रख दिए और जैसे जैसे और इसमें नमक घोल दिए हो और एक गिलास पूरा भरा है, अब वाष्पीकरण के द्वारा आधा पानी हो गया, तो यानी पानी उड़ गया, नमक बचा ही, तो यहाँ नमक और ज्यादा कड़वा हो जाएगा, नमक की मात्रा अधिक हो जाएगी, घनत्व। तो ये सही है। तीसरे वाले में कह रहे हैं ऊपर उठते जल क्षेत्रों यानी अपवेलिंग में गहराई से उठने वाले जल के कारण सतही लवणता घट जाती है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही है। तो यहाँ ये वाला तीसरा भी सही हो जाएगा, पहला 2 और 3 सही हुए आपके, 14 का जो है ए हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ जो दिखा है 15 वाले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें एक रिलेटेड फैक्चुअल सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में। औद्योगिक नगरों का उनके प्रसिद्ध उद्योगों के साथ मिलान कीजिए। कुछ आपको औद्योगिक नगर दिए गए हैं और उनके प्रसिद्ध उद्योग को दोस्तों मिलाना है हमें और बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा है। तो देखें दोस्तों डेट्रायट, तो डेट्रायट दोस्तों हम लोग जानते हैं अमेरिका का ये शहर है जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तो ये वाला तो आपका सही निकल गया, लेकिन गलत नहीं हुआ, हमें गलत को बताना है ना, ध्यान देंगे। और दोस्तों यहाँ कह रहे हैं रूर, रूर दोस्तों जानते हैं हम लोग, जिसे रूहर यहाँ लिख दिए, रूर नाम से ज्यादा किताबों में है, तो ये जर्मनी में है। ये कोयला उद्योग है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर गलत लिख दिया, ये जर्मनी का भारी कोयला, स्टील, ये सब उद्योग है, वस्तु उद्योग नहीं है। तो दोस्तों ये वाला गलत हो गया, यानी हमारे ऑप्शन में 2 रहना चाहिए। 2 किसमें है? बी में है, हो गया हमारा, कम ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सब सही है। जापान का ओसाका इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी के लिए, जमशेदपुर भारत स्टील उद्योग के लिए, सब सही थे, केवल 2 वाला गड़बड़ था। आगे दोस्तों अगर हम यहाँ देखें 16 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, गजब का सवाल है, यहाँ देखें। कह रहे हैं दोस्तों यूएस, थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन पर अच्छा सा आए। तो दोस्तों यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यूएसडीए यानी अमेरिकी अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त मृदा वर्गों के संदर्भ में आपको कुछ जोड़े दिए गए हैं। जोड़ों को बताना है कि सही संगत क्या है। तो दोस्तों यहाँ आपको मृदा वर्ग दे दिए हैं और प्रमुख उनकी विशेषता दे दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ अल्फीसोल्स नाम दिया गया है। अल्फीसोल से ये क्या है दोस्तों? अल्फीसोल्स उच्च उपजाऊपन, पर्णपाती वन की मृदा जो होती है उनको अल्फीसोल्स कहा जाता है, अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, ये सही है। दोस्तों एरिडोसोल से यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स दोस्तों करें आर्द्र भूमियों की लवड़ी मृदा। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से देंगे दोस्तों। ये आर्द्र भूमियों की लवड़ी मृदा नहीं होगी, जो एरिडोसोल्स लिखे हैं ये शुष्क भूमि और अर्ध शुष्क जलवायु की मिट्टी होती है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, आर्द्र भूमियों की नहीं बल्कि शुष्क और अर्ध शुष्क होगा, ये आर्द्र यहाँ पर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बताना है कि सही बताना है ना यहाँ हमें, तो सही बताना है, तो इसका मतलब पहला वाला होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो जिसमें दूसरा है आप उसे काट देंगे। आगे देखते हैं हमारा कौन ये तीसरा सही निकलता है कि नहीं। वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स यहाँ दोस्तों क्या है दोस्तों? ये उच्च चिकनी मिट्टी और सिकुड़न विस्तार वाला गुण होता है, यानी इसमें सिकुड़न विस्तार भी का गुण भी होता है और चिकनी मिट्टी होती है वर्टिसोल्स। यस, तो 1-3 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 17 वाला, अच्छा प्रश्न है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करना है, यानी प्राकृतिक वनस्पति के जो वितरण है उनके फैलाव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए गए हैं हमें, और बताना है कौन से वो कारक हैं, कौन से कारक बायोम के क्षेत्रीय विभाजन के महत्वपूर्ण रूप को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश, ये जो अवधि ज्ञान, प्रकाश अवधि ज्ञान, जैसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटो पेरियोडिज्म, तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रभावित करता है ये आपके वनस्पति के वितरण को। दूसरे वाले में करें दोस्तों मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व, तो मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों ये तो प्राकृतिक वनस्पति को वितरण को नहीं प्रभावित करते ना, सूक्ष्म दिया है तो ये नहीं करते हैं, तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन में हमारे नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। उत्तर हमारा मिल गया ये। और महासागरीय धाराएं बिल्कुल करती हैं,
ये जलवायु को दोस्तों, महासागरीय जलवायु को भी प्रभावित कर देती हैं। तो वनस्पति वितरण क्या चीज है? अक्षांश भी करती हैं दोस्तों, बिल्कुल करती है। अक्षांशों के हिसाब से बहुत सारी चीजें तय होती है कि तापमान कहाँ ज्यादा है, उसके हिसाब से वनस्पतियों का वितरण आप लोग देखेंगे, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 18 को। बेहतरीन प्रश्न कह रहे हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में, आप इस दिशा को, इस क्रम को याद रखे रहेंगे, पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट दिशा में विवर्तनिक प्लेट की क्रियाओं का सही क्रम बताना है। तो विवर्तनिक प्लेट की क्रियाओं का सही क्रम बताना है। नज़्का प्लेट दिए हैं दोस्तों, जानते हैं ये साउथ अमेरिका से दोस्तों है। साउथ अमेरिका की जो प्लेट है उसके नीचे है, सबडक्ट है, अभिसरित है। और मध्य अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक रिज दोस्तों, जिसे मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है, ये अपसरण सीमा से संबंधित है। तो ये वाला इससे हो जाएगा यहाँ। और नज़्का प्लेट तो अभिसरण है दोस्तों ये। और अनातोलिया पठार ये रूपांतरण है दोस्तों। ये कहां से है दोस्तों? अनातोलियन प्लेट को अरब प्लेट के द्वारा पश्चिम की ओर ढकेला जा रहा है। बहुत बार आप न्यूज में सुनते हैं, यूरेशियन प्लेट के साथ साथ दोस्तों ये रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न संख्या 19 वाले को आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो दोस्तों एक पर्वत का नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को सर्वश्रेष्ठ रूप से किस रूप में वर्णित किया गया है? तो किस रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों यह एक प्राचीन अपर्दित पठार जो खड़ी ढालों और पहाड़ियों द्वारा निर्मित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा यहाँ पर। एक प्राचीन अपर्दित पठार जो अपर्दन का शिकार भी है और खड़ी ढालों और पहाड़ियों का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ सी हो जाएगा। ये इंडीज जैसी पर्वतमाला की तरह है दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। आगे यहाँ पर देखें हम लोग, 20 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, मानचित्रण तकनीक से रिलेटेड सवाल है। कह रहे हैं आधुनिक मानचित्रण तकनीकों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग अक्सर एक साथ किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहले वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग जो है वो स्थानिक और वर्णक्रमीय डेटा प्रदान करता है, जबकि जीआईएस विश्लेषण और दृश्य प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा वाले में करें, थर्मल आईआर सेंसर वनस्पति स्वास्थ्य का पता लगाने में सहायक होते हैं, वनस्पति के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। और तीसरे वाले में करें, रडार रिमोट सेंसिंग बादलों को भेद सकती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयोग होती है। तीन के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कह रहे हैं कि कौन सा भारतीय राज्य, यानी कौन सा वो भारत का राज्य है जो इंडो गैंगेटिक का मतलब है दोस्तों होता है सिंधु गंगा मैदान, इसी को इंग्लिश में या शॉर्टकट में इंडो गैंगेटिक मैदान कहते हैं। तो सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप देखकर पता लगा, आपको जब पता चल गया इंडो गैंगेटिक का मतलब, तो आप समझ जाएंगे पंजाब भी आता है और बिहार भी आता है, हरियाणा भी आता है, यही छत्तीसगढ़ नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ये इसी में नहीं आता है। आगे अगर देख लिया जाए दोस्तों, तराई क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं। तराई क्षेत्र, जैसे आप लोग अगर यूपी के अगर गोरखपुर के आसपास एरिया से होंगे, कुशीनगर महाराजगंज के आसपास से, तो आप तराई वाला, उसे तराई एरिया कहा जाता है, यानी वहां पर हमेशा डूबा रहता है क्षेत्र। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तराई क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? वही दलदल भूमि और उच्च जल स्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा कर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारा 23 वाले में, इंदिरा गांधी नहर, बाप रे बाप, बहुत बेहतरीन। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है दोस्तों। पहले इसे राजस्थान की नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1985 में इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका इंदिरा गांधी नहर नाम रख दिया गया, जिसकी स्थापना, जिसकी नींव, इसकी कल्पना तो बहुत पहले की गई थी, लेकिन ये 1958 में बनी थी, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की नदी भी कहा जाता है। कथनों पर विचार करें, बताएं सही क्या है। तो यह पंजाब के हरीके बैराज, यस, पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यह दोस्तों जो है ब्यास और सतलज के संगम पर दोस्तों एक बैराज बनाया गया है, हरीके बैराज। यहीं से दोस्तों ये आरंभ होती है। 650 किलोमीटर के लगभग ये नहर है। ये वाला सही है। क्या दूसरे में कह रहे हैं, यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान को जल आपूर्ति कराती है। यस दोस्तों, जो रेगिस्तानी एरिया है वही, उसी को दोस्तों यह सींचती है पूरा। तो ये भी सही है। तीसरे वाले में करें, यह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अरावली पर्वतमाला से होकर जाती है। नहीं मेरे भाई, अरावली पर्वतमाला से होकर नहीं जाती है, तो ये भ्रम में न रहिए, तीसरा वाला गलत।
आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम चले देखेंगे, अगर 24 वाले में हमसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सतत शहर मिशन यानी सस्टेनेबल सिटीज मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सोलर पैनल लगाना है, रूफटॉप सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। रूफटॉप का मतलब अपने छत पे जो सोलर पैनल लगाते हैं, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को बढ़ाना, यस बिल्कुल ये भी सही है। करें ठोस कचरा एवं जल निकासी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, बिल्कुल दोस्तों ये भी आएगा सस्टेनेबल सिटी में। भाई सस्टेनेबल सिटी बना रहे हैं तो ये सब होनी चाहिए ना, वैसे कचरा फैलाए रहोगे। आगे कह रहे हैं चौथा वाले में शहरी क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर वन यानी वर्टिकल फॉरेस्ट स्थापित करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर अब ये चार के चारों आपके सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम 25 वाले को देखें तो यहाँ आपके मिलान से रिलेटेड प्रश्न दिया है। देखें हम लोग एक तरफ दोस्तों आपको वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दी गई है, एक तरफ यहाँ आपको ये स्थान दिया गया है। अच्छा, ये मतलब जोड़ा वाला है, तो बताना है यहाँ पर कौन सा सुसंगत नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों सांडी पंछी अभ्यारण्य दोस्तों हरदोई, मुझे अच्छे से याद है, एक बार हरदोई में एक नेताजी के रैली में गया था तो वहाँ सांड आ गया था, तो हमें वहाँ से एक कनेक्शन आ गया है हरदोई सांडी से सांड, तो ये मुझे हमेशा के लिए याद हो गया है। तो लख बहोशी ये कन्नौज में है दोस्तों, ये जहां से आपके पूर्व सीएम अखिलेश यादव सांसद हैं। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर ये भी सही है, वेटलैंड और स्थान। नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य दोस्तों, ये तो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था ना, ये कन्नौज में है। कन्नौज दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था एक पूर्व नेता के लिए, तो ये इलाहाबाद में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और पार्वती अर्गा ये कहाँ है, गोंडा में है दोस्तों। तो ये प से पार्वती, पार्वती का दूसरा नाम गौरा है, तो ग से गौरा, ग से गोंडा, ये भी सही है। केवल तीसरा आपका गड़बड़ था, तो ऑप्शन नंबर ये 25 का आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलें तो बी है, मतलब मैं 3 बोल दिया, ऑप्शन बी केवल 3। आगे यहाँ पर है दोस्तों 26 वाले में कह रहे हैं भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है। थोरियम दोस्तों आप लोग जानते हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका सबसे बड़ा भंडार के परमाणु एनर्जी वगैरह में उपयोग होता है ये। तो सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है, मोनाजाइट बालू में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें दोस्तों 27 में कह रहे हैं आपसे, अच्छा प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारत में खनिज संसाधनों के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए सही क्या है। तो पहला वाला आप देखेंगे मैग्नेटाइट धारवाड़ शैल में पाया जाने वाला एक प्रमुख लौह अयस्क है, बिल्कुल सही है, मैंने कक्षा 9 में ही पढ़ा था, मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में कह रहे हैं भारत उर्वरक आवश्यकताओं के लिए फास्फोराइट उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नहीं मेरे भाई, उर्वरक की बनाने में उर्वरक आवश्यकताओं के लिए ये फास्फोराइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों बड़ी मात्रा में विदेशों से मंगाना पड़ता है, अभी हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं है, तभी आप लोग देखते होंगे बड़ी संकट रहती है उर्वरक की। और तीसरे वाले में कह रहे हैं झरिया जिला भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो कौन कह रहा है भैया ये झरिया जो है यूरेनियम के लिए प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जो झरिया है, आप झरिया के बारे में सुने होंगे, ये झारखंड का जिला है जो कोयला वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। भाई यूरेनियम के लिए बहुत सारे गाने बने हैं, उन गाने पर आप लोग झारखंडी गाना देखेंगे तो झरिया जिले में लोग जा जाकर जो ट्रेन से लदी कोयले होते हैं उस पर वो लोग शूट करते हैं, अगर आप सुने होंगे तो आपको पता चल जाएगा वैसे भी। तो यहाँ पर आपको कौन सा सही है, यहाँ यूरेनियम जगह कोयला होना चाहिए था, बाकी शुरू के 1-2 सही है, यानी 27 का आपका कौन हो जाएगा, ये 27 का, ये सॉरी ये भी तो गड़बड़ है ना, आत्मनिर्भर कहाँ है, विदेशों से मंगाता है, केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम देखें 28 वाले में, तो इसमें करें कौन सा खनिज विद्युत वाहनों की बैटरियों में अत्यंत आवश्यक है परंतु भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों लिथियम, वही बैटरियों में आजकल जो आपकी 3 व्हीलर दौड़ रही हैं वो लिथियम का ही कमाल है कि इतनी हल्की धातु में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रही हैं। तो ये कौन सी ऐसी है जो अत्यंत आवश्यक है लेकिन भारत में उपलब्ध नहीं है प्रचुर मात्रा में, तो ये लिथियम है। कहाँ बैठा है लिथियम, यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा तत्व
दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जिसे दोस्तों इंग्लिश में रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है, यानी कौन सा तत्व रेयर अर्थ मेटल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कुल 17 ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें दोस्तों रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। तो आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, यहाँ पर वो बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि इसमें दोस्तों कोबाल्ट नहीं आएगा, बाकी एबी स्कैंडियम है, लैंथेनियम है और नियोडीमियम है दोस्तों। तो ये सब हैं, यहाँ पर कोबाल्ट नहीं है, यानी चौथा नहीं होगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे दोस्तों तो ये आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया होगा अच्छे से। तो आप चौथा को केवल आपको इतना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर भी जानता है हर चीज हर व्यक्ति को नहीं आता है, उनको भी नहीं आता है, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा चीज डाला रहता है कि उसी को पकड़कर उसी को सीढ़ी बनाकर आप ऊपर जा सकते हैं। तो मैंने इसको सीढ़ी बनाया, कोबाल्ट तो नहीं है, 101% हम कन्फर्म है, तो इसी से हमारा काम बन गया कि ए वाला होगा। आगे देखें, निम्नलिखित शहरों में से पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमबद्ध कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में हमें दोस्तों बताना है, यहाँ आपको कुछ शहर दे दिए गए हैं, थोड़ा सा यहाँ हमें बहुत ज्यादा सतर्क, थोड़ा सा ध्यान रहना होगा। तो दोस्तों काहिरा हम लोग जानते हैं ये मिस्र है दोस्तों, मिस्र की राजधानी है। मिस्र कहाँ है? ये अफ्रीका में है दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी वाला क्षेत्र है। तो ये तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये पश्चिम में हो जाएगा, यानी काहिरा, यानी पश्चिम से पूर्व आना है ना, तो आप पश्चिम से पूर्व आएंगे तो आपको सबसे पहले ये काहिरा यानी मिस्र मिलेगा, तो एक पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे पूरब की तरफ, कौन आपको मिलेगा? ये तेहरान, तो दोस्तों ये इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ पर ये तो इधर पीछे है। अंकारा आपको आएगा, तुर्की मिलेगा ना, तुर्की की राजधानी तो दोस्तों अंकारा है, तो यहाँ पर आपको तुर्की मिल जाएगा ये वाला। फिर तुर्की से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको इराक मिलेगा, इराक की राजधानी बगदाद है ना, तो ये चौथा वाला मिलेगा, ये चौथा वाला। फिर आगे जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है तीसरा होगा, यानी 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 कौन है? ए वाला हो जाएगा। 30 का आपका कौन उत्तर हो जाएगा? ए। बहुत आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ महाद्वीप, यहाँ आपको कुछ रेगिस्तान एक तरफ दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो महाद्वीप का नाम है, तो कौन सा रेगिस्तान किस महाद्वीप से रिलेटेड है आप बताइए मिलाकर और सही उत्तर दीजिए अपना। तो दोस्तों आप जानते हैं ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, आप इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं, बहुत ज्यादा नाम आया है। तो ए वाला आप पे 3 पे गया, तो ए वाला 3 पे गया, तो आप इसे काट देंगे, तो इन्हीं दोनों में से कोई आपका उत्तर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे दिया है आपका कालाहारी मरुस्थल, तो ये कालाहारी मरुस्थल के बारे में दे दिया है दोस्तों, तो ये कहाँ है? अफ्रीका में है, तो नो डाउट, तो ये अफ्रीका 2 दे दिया है, क्योंकि दोस्तों ये नामीब, ये जो नामीब मरुस्थल है ये भी अफ्रीका में है, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम दूसरा पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये कौन से किसका अफ्रीका है किसका नहीं। तो ग्रेट विक्टोरिया नाम जानते ही, जहां ग्रेट आता है ज्यादातर समझ लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सी वाला 2 पे गया, तो सी वाला 2 पे गया, तो सी तो इन दोनों में है। अब हम देखें, ये कालाहारी को 1 से मिला दें, बी वाला 1 को मिला देते हैं, चलते ये इसको अफ्रीका दे देते हैं, ये इसको अफ्रीका, तो हमारा यही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा, ए वाला हो जाएगा हमारा, इसी को हम मान लेंगे, और बाकी तो हमारा बी के साथ ये हो जाएगा और सी के साथ ये ए ही वाला हमारा होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे दोस्तों अगर हम चले यहाँ 32 में देखें, तो यहाँ कह रहे हैं मोजाम्बिक चैनल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मोजाम्बिक चैनल किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। तो चैनल का मतलब दोस्तों एक तरह से आप नहर समझ लीजिए, आप नहर, जैसे 2 जलीय क्षेत्र हैं, 2 जलीय क्षेत्रों के बीच एक पतली सी नाली की तरह जो उसे जोड़ती है, तो इसी को चैनल कहा जाता है, जिसे आप जल संधि भी बोल देते हैं। तो ये किसको बीच स्थित है, किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक, नाम में भी है मोजाम्बिक चैनल किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। तो किन 2 स्थानों के बीच है दोस्तों? ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ 33 वाले में आप देखेंगे तो आपको दिया गया है क्या है कि कौन सी नदियां डेल्टा यानी डेल्टाई संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, डेल्टाई नदियां वही नदियां डेल्टा बनाती हैं जो कम ढलान पर होंगी। तो यहाँ गंगा तो बनाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये अमेजन नदी भी बनाती है और मिसिसिपी भी बनाती है। तो यहाँ कोड का उपयोग करके सही उत्तर हमें देना है।
तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीन के तीनों बनाती है। आप पढ़े होंगे, डेल्टाई नदियों के बारे में पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो अमेजन आप लोग जानते हैं सबसे अधिक मात्रा में जल लेकर, लंबाई के मामले में तो नील नदी है सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी, लेकिन विश्व की सबसे अधिक आयतन वाली जो है, सबसे अधिक बहाव वाली, सबसे ज्यादा पानी लेकर बहने वाली अमेजन है। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ तो आपका उत्तर डी हुआ, समझ गए होंगे आप। आगे देखें हम 34 वाले में, तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा एक आपके पास एक टेक्निकल टाइप का प्रश्न है जिसे हम कंसेप्चुअल कह सकते हैं। दक्षिण दिशा में थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है निम्नलिखित समुद्रों को, कुछ आपको समुद्र दे दिया है, कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में, इसको क्रमबद्ध कीजिए, क्रोनोलॉजी का प्रश्न है। तो दोस्तों ब्लैक सागर, एजियन सागर, भूमध्य सागर, रेड सी, तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे, अब इसे देखते ही समझ गए होंगे, यानी उत्तर से दक्षिण हमें आना है ऐसे करके। तो दोस्तों आप यहां समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा ऊपर आप देखेंगे रूस के आसपास एरिया में दोस्तों, तो आपको यहां पर ब्लैक सागर दिखेगा, ब्लैक सागर। तो आप यहां पर देखेंगे सबसे उत्तर में, तो ये आपको ब्लैक सागर मिलेगा, ये तो आप यहां पर समझ गए होंगे। ये ब्लैक सागर के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको भूमध्य सागर मिलेगा, लेकिन दोस्तों भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है जो थोड़ा सा इससे ऊपर है, वो जिसे एजियन सागर कहते हैं, इसका नाम आप कम सुने होंगे, तो एजियन वाला हो जाएगा यहाँ। फिर एजियन के नीचे आएंगे तो यहाँ आपको भूमध्य है, ये भूमध्य भी लिख दे रहा हूं, तो भूमध्य वाला हो जाएगा। और नीचे आप लोग जानते हैं ये लाल सागर, जो दोस्तों ये भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो आप समझ गए होंगे लाल सागर सबसे अंत में रहेगा, तो आप यही हो जाएगा, यानी पहला सबसे ऊपर ब्लैक सागर और सबसे अंत में लाल सागर, तो समझ गए होंगे आप ऑप्शन ए। ऐसे ही थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाकर करेंगे तो आपको दिमाग में बना रहेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर एक तरफ आपको परियोजना दिया है, दूसरी तरफ नदी, तो किस परियोजना किस नदी से संबंधित है आप बताइए। आप सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी से संबंधित है, हमें यहाँ पर सही उत्तर देना है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सही उत्तर देना है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी संबंधित है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर दोस्तों ये चंबल नदी से संबंधित है, ये भी सही है। और टिहरी टिहरी तो भागीरथी से संबंधित है, ये भी सही है। और शाहपुर कांडी तो एक बचता है, तो ये यहीं जाएगा, इसका कोई रास्ता नहीं है, तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। 35 का आपका ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों हम देखें अगर 36 वाले को, तो यहाँ देखें आपसे क्या दिया है, एक तरफ आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दे दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दे दिया गया है। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, मिलाकर उनको बताना है, सही मिलाना है यहाँ पर। तो हम चलें मिलाएं भाई सही से। ये नोक्रेक मेघालय, तो मेघा जो होता है मेढक होता है, उसको नाक होता है, तो नोक्रेक यहाँ पर इसको हम मेघालय से मिला देंगे। डिब्रूगढ़ नाम सुनते ही असम याद आ जाएगा, ये असम से है दोस्तों। और यहाँ पर शेषाचलम आंध्र प्रदेश, और पंचमढ़ी ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। तो आप कौन सा मिलाएंगे, ए वाला 3 पे गया, बी वाला 1 पे गया, तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे हम अगर देखें ये 37 वाला में बहुत अच्छा प्रश्न है, मिलाने वाले में आपको कई सारा फैक्ट एक ही जगह मिल जाएगा, आप याद कर लेंगे तो आपसे वन लाइनर चार टाइप के बनेंगे, तो वहां से आपको काम 4 गुना मिलेगा। तो काली मिट्टी आप लोग जानते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, इसके जल धारण क्षमता अधिक होती है, दक्कन वाले एरिया में दोस्तों ज्यादा है। तो ये कहाँ है, ये जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है, जल को ज्यादा समय तक रोके रहती है, ये हो जाएगा। लाल मिट्टी लौह तत्व से भरपूर, कम उपजाऊ होती है, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों लेटराइट टाइप में, ये हो जाएगा। तो ए वाला 3 पे गया, बी वाला 1 पे, तो ए वाला 3, बी वाला 1, तो आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बिना ज्यादा हमें मेहनत किए पता चल गया। अब हम कह सकते हैं जलोढ़ मृदा दोस्तों, इसे कौन भूल सकता है, जो यूपी बिहार जैसे बड़ी जनसंख्या को दोस्तों पेट पालती है, इतना उपजाऊ है, इसीलिए जलोढ़ गंगा मैदान। और बाकी एक बचता है शुष्क वाला, तो ये घुलनशील लवण अधिक होते हैं इसमें। बाकी चले हम लोग आगे देखते हैं 38 वाले में, तो जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों, जैसे वायु दाब बहुत ज्यादा कम होता है तो हवाएं ऊपर जाती हैं, हवा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद हवाएं ठंडी होती, जानते हैं हवाएं हल्की होती हैं तो ऊपर जाती हैं, भारी होती हैं तो वो नीचे आती हैं। तो ऊपर जाने के बाद ठंडी हो गई, तो यहाँ पर ठंडी हो गई, तो फिर वो क्या काम करती है, वो नीचे उतरने लगती हैं, नीचे उतर गई, फिर यहाँ वो गर्म, इनको गर्म कर दिया गया, तो फिर यहाँ गई, फिर से ऊपर गई, यही इनका चक्र चलता रहता है, यही ऐसे। तो दोस्तों इसी को जेट स्ट्रीम कहा जाता है ये।
तो जेट स्ट्रीम के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है। स्टेटमेंट को देखो तो कह रहे हैं कि ये शीत ऋतु में यानी ठंड में गर्मी की तुलना में अधिक स्पष्ट यानी क्लियर होता है, यानी ठंडी में ज्यादा क्लियर होता है गर्मी की तुलना में, क्योंकि दोस्तों ठंड में जो होता है हवाएं जो होते हैं वायुदाब एयर प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये हमें ज्यादा देखने को मतलब ये क्लियर वहां पर ज्यादा होता है ठंड में, तो ये अधिक स्पष्ट होती है ठंड में, ये सही हुआ। दूसरा वाले में कह रहे हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रबल होती हैं, बिल्कुल अधिक प्रबल होती हैं, जैसे मैंने बताया था ना, ये मार दिए हमारा गोलार्ध हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए विषुवत रेखा हो गया। यहाँ पर दोस्तों महाद्वीप की संख्या बहुत बहुत सारे महाद्वीप मिलेंगे, और ये साउथ में महाद्वीप कम है, तो इसलिए जेट स्ट्रीम को डिस्टर्ब करने वाला साउथ या दक्षिणी गोलार्ध में वहां पर भूभाग उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से बहती है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में कह रहे हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है, बिल्कुल सही, तो ये आला आपका सही हो जाएगा, और उष्ण कटिबंधीय वाला तो और ज्यादा होता है, तो ये उपोष्ण की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर देखा जाए ये 39 में तो आपसे भूकंप से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, बताना है सही क्या है। तो देखें पहला वाले में आप लोग जानते हैं, पहले ही मैं बता देता हूं दोस्तों, भूकंप जहां से रिलीज होते हैं उनको फोकस कहा जाता है, जहां से एनर्जी उनकी रिलीज होती है, जहां से उनकी ऊर्जा मिलती है वो फोकस कहा जाता है। और भूकंप पृथ्वी के पर जहां सबसे पहले पहुंचते हैं उन्हें दोस्तों अधिकेंद्र कहा जाता है, अधिकेंद्र एपी सेंटर इंग्लिश में बोला जाता है, ई से लिखा जाता है, क्योंकि जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगे पहुंचती हैं उसे एपी तरंग, यहाँ पर कह रहे हैं फोकस पृथ्वी की सतह का वह बिंदु है जो एपी सेंटर के ठीक ऊपर होता है। नहीं मेरे भाई, ये फोकस के ठीक ऊपर एपी सेंटर होता है, तो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिए हैं। तो पी तरंगे कह रहे हैं, पी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी यहाँ पर मतलब प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो ठोस द्रव्य गैस सभी माध्यमों में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, और ये ट्रांसफर प्लेट सीमाओं पर भूकंप आते हैं, तो ये बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ 39 में आपका ये बी हो जाएगा, 29 आप सॉरी बी मतलब 2 और 3 हो जाएगा। ये पहला वाला गलत हुआ, यहाँ पर उल्टा दे दिए दोस्तों, फोकस के ऊपर एपिसेंटर होता है। आगे अगर देखा जाए 40 वाले में तो पश्चिमी घाट से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए गए हैं, पश्चिमी घाट से रिलेटेड है और बताना है सही क्या है। इसे देखेंगे तो कह रहे हैं यह हिमालय से छोटे यानी हिमालय से कम एज के हैं। नहीं मेरे भाई, पश्चिमी घाट जो है, कहा आप खूब पढ़े हो ना कि हिमालय नवीन पर्वत हैं, युवा हैं, तो दोस्तों यानी ये जो पश्चिमी घाट जो होते हैं वो हिमालय की तुलना में अधिक बूढ़े हैं, हिमालय इनकी तुलना में युवा है, तो ये गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हुआ। तो आपको सही पूछ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक उत्तर निकल गया, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, क्योंकि दोस्तों आप ये तो सब जानते होंगे दोस्तों कि हिमालय अभी नवीन अवस्था में है, तो बाकी ये दोनों सही हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे कि कह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों इन्हें जैव विविधता के 8 हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है। हॉट स्पॉट आप लोग समझ रहे होंगे कि वह क्षेत्र जहां पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी तो अधिक है लेकिन उन पर संकट मंडरा रहा होता है, तो उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में कुल 4 स्पॉट है और पूरे विश्व में दोस्तों कुल 32 स्पॉट है, तो यहाँ दोस्तों 8 की जगह 32 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर गलत लिख दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए मिसप्रिंटिंग वजह से हुआ होगा, तो 32 है वर्तमान टाइप में, आप एक बार देख लेंगे। और बाकी नीलगिरी पहाड़ियां आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये नीलगिरी यानी ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत आप जहां पर आपको मिलते हैं गांठ की तरह होती है, तो नीलगिरी पहाड़ियां बनती हैं पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संगम से, तो बिल्कुल सही है, तो आपका बी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बताता हूं दोस्तों, चाहता हूं तो निकल सकता हूं मैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप कुछ सीख कर जाएं, आपकी समय की अहमियत को मैं समझता हूं। ये सुनामी संदर्भ यानी सुनामी के बारे में अब आपको प्रश्न दे दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। यहाँ पर हम पहले वाले स्टेटमेंट को अगर देखें तो सुनामी उथले जल की तरंगे होती हैं, तो बिल्कुल दोस्तों उथले जल की तरंगे होते हैं ये समुद्र में, आप जानते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ से, जितनी गहराई यानी गहराई से जब वो किनारों पर आती हैं, कम गहराई यानी छिछले की तरफ जाती हैं, तो सुनामी तरंगे कमजोर होने लगती हैं, तो यानी जितना गहरा होगा उतना मजबूत होती हैं सुनामी तरंगे, और जैसे जैसे किनारे की ओर जाती हैं तो कमजोर होने लगती हैं। तो दूसरे वाले में कह रहे हैं इन्हें ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होता है तो समुद्र में ये सुनामी तरंगे आती हैं, तो बिल्कुल सही है, ए भी वाला सही हो जाएगा आपका। और यहाँ तीसरे वाले में देखें तो ये गहरे पानी में अत्यधिक तेजी से चलती हैं, और अत्यधिक तेजी से चलती हैं, ये कुछ मिसप्रिंट लिखा है, बनी प्रस्त करके क्या लिख दिया है यहाँ, उथले पानी के,
तो यहाँ पर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उथले पानी की तुलना में गहरे पानी में अधिक तेजी से चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। तो 1 2 3 आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 वाले को देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई सारे आयोगों में पूछे गए हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि मृदा के एलुवेशन, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ आपको क्रिएट करेगा, अभी क्लियर कर देता हूं। मृदा के एलुविएशन और इल्लुविएशन स्तरों के संबंध में आपको कथन दिए गए, विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो इसका आपको अच्छे से समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं इसके इंग्लिश वाले वर्जन पे, वहां से आपको समझाते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलें देखते हैं दोस्तों, ये एलुवेशन और इल्लुविएशन में इसमें फर्क क्या होता है, तो आप यहां से समझ जाएंगे। देखें यहां पर आपको 42 वाले में लिखा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्लुवियल एंड इल्लुवियल होरिजोन्स ऑफ सॉइल। तो यहां पर दोस्तों परत के बारे में, मिट्टी के परत के बारे में कर रहे हैं। यहां पर जो आपको लिखा है ना इल्लुविएशन, इसका मतलब होता है दोस्तों बह जाना, बह जाना होता है, यानी मृदा का ऊपरी परत से जो जैविक तत्व होते हैं वो बह जाता है। यानी दोस्तों ये बहाव की बात करता है, ये बहाव की बात करता है। और यहाँ पर जो इल्लुविएशन होता है, नाम ऐसे ही लग रहे हैं, एक ही धुन की तरह दोनों नाम है, तो ये जमाव की बात करता है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ करें इल्लुवियल रेफर्स टू द डिपोजिशन, नहीं मेरे भाई, रेफर्स टू द, ये रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम अपर होरिजोन्स होना चाहिए था, यानी ऊपरी परत से ये मिट्टी का बह जाना होता है पानी के साथ। तो ये होता है यहाँ डिपोजिशन, नहीं रिमूवल होना चाहिए था। और यहाँ रेफर्स टू द लीसिंग एंड रिमूवल, तो यहाँ पर दोस्तों डिपोजिशन होना चाहिए था, उल्टा दे दिए हैं। तो ये यहाँ पर पहला और दूसरा तो आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो तीसरा वाला कह रहे हैं कि इलुवियल होरिजोन इज डिनोटेड एज, यानी ऊपर इलुवियल वाला, मैंने अभी बताया ना कि जो ऐसे मान लीजिए परत है, जो ऊपर वाली परत है ये ए मान लीजिए और नीचे वाली बी, तो यही बह के यही जाएगी और जो जमती है वो बी में जमती है। तो इसका मतलब यही कह रहे हैं सही है, डिनोटेड, यानी इलुवियल को ए से डिनोट किया जाता है और इल्लुवियल को बी से। तो बिल्कुल सही है, तीसरा वाला केवल आपका सही होगा। ये 42 का आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं। ये 42 का आपका ये सी हो जाना चाहिए, यानी केवल केवल तीसरा वाला। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम, यहाँ तीसरा वाला केवल 3। आगे देखें, यहाँ भारतीय मानसून के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताइए। बहुत अच्छा, देखते हैं भारतीय मानसून के संदर्भ में सही क्या है। देखें, तिब्बती पठार एक ऊष्मा स्रोत की तरह कार्य करता है जो मानसून परिसंचरण तंत्र को तीव्र करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल है, परिसंचरण तंत्र की तरह कार्य करता है, ऊष्मा मानसंचरण कर तीव्र करता है मानसूनी हवाओं वगैरह को रोककर, तो बिल्कुल सही है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मानसून की वापसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो दोस्तों यह निभाती तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरे वाले में कह रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, शीत ऋतु की घटना जो शीतकालीन में वर्षा बढ़ाता है। मेरे भाई शीतकालीन में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट शीत ऋतु की घटना नहीं है जो शीतकालीन वर्षा को बढ़ा दे। तो शीतकालीन वर्षा कौन करवाता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा आपका, जहां जहां 3 है काट दीजिए, ये आपका आंसर होगा 43 का ए। आगे दोस्तों हम देखें, अगर यहाँ पर ये सागरी धाराओं के संदर्भ में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, महासागरी धाराओं के संबंध में बहुत सवाल पूछा जाता है। अभी यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था, वहां भी पूछा गया था ये। तो देखते हैं बच्चों, ए वाले में कह रहे हैं कैनारी धारा शीत धारा है, बिल्कुल दोस्तों, नारी जो होती है कैनरी है, आप कैनारी समझ लीजिए, इसमें नारी जुड़ा है। नारी बहुत ठंडे दिमाग की होती है, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे आप दिमाग में बैठाए रखेंगे तो आपको दिमाग में ये सब बना रहेगा। तो ये शीत ऋतु है, ये बिल्कुल सही है। और ये कुरेशियो, बात बात पे जो ऋषिया जाता है, यानी गर्मा जाता है, मतलब कह सकते हैं गुस्सा जाता है, तो वो ठंडे दिमाग का कैसे हो सकता है, वो तो गर्म दिमाग का होगा। ये शीत ऋतु नहीं है, तो ये गर्म धारा है, यहाँ पर शीत धारा नहीं है। तो दूसरा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल गलत, लेब्राडोर धारा दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, उत्तरी अमेरिका नहीं, यह साउथ अमेरिका के वो भी पूर्वी तट पर बहती है, पश्चिमी तट पर नहीं। दो गड़बड़ियां यहाँ लिखा है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। तो 2 और 3 आपके सही हुए, केवल पहला गलत था। तो मतलब 2 और 3 गड़बड़ है, तो हमसे गलत पूछा है, तो 2 और 3 गलत हैं, केवल पहला सही था। आगे दोस्तों हम देखें यहाँ 45 वाले में, तो कह रहे हैं भारत की जैव भौगोलिक वर्गीकरण के संदर्भ में
कुछ कथन दे दिए हैं, बताइए सही क्या है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया था जलवायु क्षेत्र, भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, मैं बताया था 15। और भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र वो 10 हैं। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों जैव भौगोलिक क्षेत्र का मतलब जैसे ट्रांस हिमालय, हिमालय, पश्चिमी घाट, ऐसे करके दोस्तों जो गंगा का मैदान, ऐसे करके दोस्तों जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, बिल्कुल हैं। ट्रांस हिमालय इस क्षेत्र में जैव विविधता कम है, तो बिल्कुल कम है दोस्तों। ट्रांस हिमालय बर्फ ही बर्फ है। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय उस पार, तो हिमालय के और उस पार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों सब बर्फ ही बर्फ ढकी हुई है। वहां जैव विविधता कहाँ, बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है वहां पर। कुछ हिम तेंदुआ और जो है हिमानी वाली जो हिरन होती हैं वो सब थोड़ा बहुत पाई जाती है, लेकिन जैव विविधता कम होती है, तो बिल्कुल सही है। सुंदरवन गंगा के मैदानी जैव क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों ये गंगा के मैदानी जैव क्षेत्र में नहीं आते हैं। सुंदरवन तो आप देखेंगे इधर है ना, ये पूरब की तरफ, पश्चिम बंगाल बंगाल की तरफ ना। तो दोस्तों ये आपको तो ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, गंगा मैदानी क्षेत्र में थोड़ी ना आएंगे ये। तो ये तीसरा वाला तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये गलत हुआ, तो आपका कौन सा उत्तर होगा, केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों हम देखें, अगर एक गजब का प्रश्न आपको दिया है ऊष्मा द्वीप से संबंधित, आप लोग ने सुने होंगे शहरी ऊष्मा द्वीप, क्या होता है ये, और वन हीट आइसलैंड। तो ये द्वीप क्या होता है दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मान लीजिए यह गांव है, यहाँ पर झोपड़ी वगैरह बनी है, और यहाँ पर मान लीजिए शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सड़कें, मोटर गाड़ी बनी हुई है। तो यहाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं न तालाब है, न पेड़ पालव है, न खेत है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आता है सब वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सब वायुमंडल में चला जाता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यानी टेम्परेचर शहर का बहुत ज़्यादा हाई, और गाँव में क्या होता है दोस्तों, तालाब है, पेड़ है, खेत है, नाला नाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाँव का टेम्परेचर शहर की तुलना में कम होता है। तो दोस्तों यही शहर में जो एक अधिक टेम्परेचर हो जाता है गांव की तुलना में, इसी को शहरी ऊष्मा द्वीप कहा जाता है। तो शहरी ऊष्मा द्वीप के बारे में समझ गए होंगे। तो यही कह रहे हैं दोस्तों, रात के समय में दिन की तुलना में अत्यधिक तीव्र होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि दोस्तों दिन में जो सूर्य की रोशनी आती है, जब सूर्य ढलने को होता है, यानी 3-4 बजे के बाद, तो बहुत ज्यादा जो हीट जो होती है वो रिलीज होती है वायुमंडल में, और शाम होते ही बड़ी कड़ाके की गर्मी लगती है, बिना एसी के लोग नहीं रह पाते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरे वाले में करें, यह ठंडक के लिए ऊर्जा मांग को कम करता है। मेरे भाई, ठंडक के लिए आपको एसी चलाना पड़ेगा, आपको बिजली चाहिए, आपको जनरेटर इन्वर्टर चाहिए, एसी चाहिए आपको, तो आपको बहुत सारी ऊर्जा चाहिए ना। तो ऊर्जा मांग को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। ठंडक के लिए ऊर्जा हमें चाहिए ना भाई, तभी जो है एसी वगैरह चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऊर्जा को बढ़ाता है, घटाता नहीं। वनस्पति की कमी और ऊंची इमारतें इस प्रभाव को बढ़ाती हैं, बिल्कुल बढ़ाती हैं, वही मैंने बताया। तो ये 1 और 3 आपके सही हो गए, आपका ऑप्शन सी हुआ। आगे अगर हम ये 47 वाले को देखें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित आपको प्रश्न दिया है। आप ये प्रश्न देखे होंगे, बहुत सारे आयोग में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं, पहले वाले में राष्ट्रीय राजमार्ग 1, नेशनल हाईवे 1 क्या है, प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, बिल्कुल सही, आप लोग पढ़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम से ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 की बात करें पंजाब में है दोस्तों। तो यहीं पर यहाँ पर ये गलती कर दी है, ये पंजाब में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये ओडिशा में है दोस्तों, आंशिक रूप से ओडिशा में है, और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी है ये। तो ये पंजाब में नहीं है, इतना तो मुझे क्लियर था। तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। 1 और 2 आपके सही हुए, ऑप्शन नंबर ए हुआ। आगे हम देखें दोस्तों, अगर 48 वाले में, तो करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी देश का जोड़ा सही से मेल नहीं है, यानी गलत सुमेलित है। तो दोस्तों मिसिसिपी हम लोग जानते हैं, ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, ये तो सही हुए। यांगत्से नाम सही लग रहा है, ये चाइना का है। और अमेजन, अमेजन दोस्तों यहाँ पर ये ब्राजील दे दिया है, बिल्कुल है, ये साउथ अमेरिका में, बिल्कुल सही। इसका मतलब शुरू के 3 सही है, तो चौथा ये गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा दोस्तों, महावेली गंगा भारत दे दिया है। भारत में तो गंगा है, महावेली गंगा दोस्तों ये श्रीलंका में है, ये श्रीलंका में है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे दोस्तों हम 49 वाले को अगर देखें, तो आपको
झरना और स्थान दिया गया है, कौन सा झरना कहां पर है इसे बताना है आपको। चले, जोग झरना, जोग दोस्तों कहाँ है ये तो कर्नाटक में है। तो दोस्तों ये तो जोग वाला तो आप कर्नाटक में कर लेंगे। दूध सागर, दूध सागर दोस्तों ये, और ये तो दूध सागर कहाँ जाएगा, दूध सागर तो ये गोवा में है। यस, तो ये वाला तो गोवा में है, मांडवी से रिलेटेड है दोस्तों, ये आप वहां पढ़े होंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 49 वाला, एक तरफ आपको झरना दे दिया गया है और दूसरे तरफ स्थान है, तो कौन सा झरना किस स्थान पर है दोस्तों, इसे हमें बताना है दोस्तों। बड़ा अच्छा, हम लोग देखते हैं, देखें यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा क्लियर हो दोस्तों उसको मिला दीजिए। तो यहाँ दूध सागर दोस्तों हम लोग खूब पढ़े हैं, ये गोवा में है नो डाउट। तो बी वाला तो हमारा एक के पास चला जाएगा, तो बी वाला एक के पास जाएगा, तो हम इसे इसे काट सकते हैं, इन्हीं दोनों में से हमारा उत्तर होगा। अब दोस्तों एक और हम लोग पढ़े हैं, जोग, जोग गरसोप्पा हम लोग खूब पढ़े हैं ना। तो ये जोग वाला दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में पड़ जाएगा आपको। जोग वाला कहाँ है, ये कर्नाटक में। तो ए वाला 2 हो जाएगा हमारा, ए वाला 2 हो जाएगा, तो हमारा सी बन जाएगा, हमने पता चल गया। और बेहतरीन प्रश्न है, नदियों से संबंधित आपको तथ्य जानने को मिलेंगे, बताना है सही क्या है, तत्व तत्व मतलब स्टेटमेंट को पढ़ के। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो बिल्कुल दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक का एक जिला है कोडागु, उसी जिले में दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से निकलती है नो डाउट। ये अमरावती कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो दोस्तों अमरावती कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नो डाउट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। 51 बेहतरीन प्रश्न है, आपको धाराओं से संबंधित जानकारी मिलेगी आपको यहाँ। कह रहे हैं बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों एक फैक्ट पे आधारित है, ध्यान देंगे। पहला वाला जब हम पढ़ेंगे तो कह रहे हैं गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से भारतीय महासागर की ओर बहती है, तो नहीं दोस्तों यहाँ पर ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम आप लोग जानते हैं गर्म जल धारा है, जो अमेरिका के पूर्वी तट और फाइनलैंड के किनारे बहती हुई है। अटलांटिक महासागर के दोस्तों ये कह सकते हैं जो उत्तर पूर्व की ओर बहती है, लेकिन भारतीय की ओर नहीं बहती है, भारतीय महासागर की ओर ये नहीं बहती है, हिंद महासागर की ओर। तो ये गलत हुआ। बी वाले में करें कैलिफोर्निया करंट उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक ठंडी जलधारा है, तो दोस्तों ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाती है। ये तो ठीक है ठंडी महासागर है, लेकिन ये प्रशांत महासागर के, ये है प्रशांत महासागर के उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर बहती है, तो यहाँ पर ये पूर्वी नहीं पश्चिमी तट होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ सी वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं लाल सागर में विश्व के सबसे अधिक लवणता स्तरों में से एक, सबसे नहीं उनमें से एक है, तो ये बिल्कुल है। और सार्गेसो सागर कह रहे हैं प्रशांत महासागर से स्थित है, तो दोस्तों ये वहां पर गलत है, ये अटलांटिक महासागर में है दोस्तों सार्गेसो सागर। सार्गेसो नाम का एक पौधा पाया जाता है, उसी के नाम पर है। आगे हम 52 वाले को अगर देखें तो आपको कथन कारण दिया गया है, कथन है कारण है, बताना है। एल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, तो एल नीनो दोस्तों जिसमें दोस्तों इसमें क्या है, नो दिया है, नो मतलब ये गर्म है। तो दोस्तों ये आप ये इतना जान लीजिए, जो प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, ये प्रशांत महासागर, वो भी दोस्तों विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के आसपास दोस्तों एल नीनो, एल नीनो क्या होते हैं दोस्तों, यह जो होता है जलीय क्षेत्र को, वहां के जल को आसपास को दोस्तों गर्म कर देती है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित हो जाता है। तो यस, ये प्रभावित तो करती हैं। और एल नीनो अटलांटिक महासागर की धाराओं को गर्म कर देती हैं, तो अटलांटिक नहीं दोस्तों, ये प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, प्रशांत महासागर गर्म करेंगी तो इसको थोड़ी करेंगी, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो ए सत्य परंतु आर असत्य, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसी तरह का दोस्तों एक ला नीना होता है, ला नीना इसका जस्ट उल्टा होता है, उसको भी आप पढ़े होंगे। तो ला नीना, तो वो क्या काम करती है, वो ठंड गर्म मतलब जो वहाँ के अपने आसपास के जलीय क्षेत्र को मतलब वो ठंड कर देती है, गर्म नहीं करती है, तो इसका उल्टा होता है, जानते रहेंगे आप। आगे दोस्तों हम देखें अगर ये 53 वाले में, तो कह रहे हैं यहाँ पर भी दिए हैं आपको कथन कारण है। नदी के डेल्टा सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं, तो ये नदी के डेल्टा ये पर्वतीय क्षेत्रों के पास तो पाए जाते हैं, इसमें नो डाउट है। तो एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा इसको स्क्रीन पे लॉकर, तो यहाँ पर एक सेकंड।
देखिए कथन वाले में कह रहे हैं कि नदी के डेल्टा सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों के पास पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आप लोग जानते हैं डेल्टा आमतौर पर नदी के मुहाने और तटीय समतल एरिया में बनते हैं, जो कि नदी की जहाँ गति धीमी पड़ जाती है, नदी की स्पीड कम होती है, वहाँ पर उनके मलबे इकट्ठे होते हैं, बनता है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी न बनते हैं, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। और कारण देखें, पर्वतों से बहने वाली नदियां अत्यधिक मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ढलान बहुत ज़्यादा होती है, तो सारे कंकड़ पत्थर को दोस्तों वो बहाए चली लेकर आती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए दोस्तों इनको युवा नदियां कहा जाता है, इनके पास ताकत ज़्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ये ए गलत है लेकिन ये आर सही है। आगे यहाँ पर हम 54 वाले में देखते हैं, तो अगर यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको दिन दिया है और तिथि, तो बेहतरीन है, कोई इसमें दम नहीं है प्रश्न में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। तो मिला देंगे आप, इसमें आपका आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ए वाला 2 पर, 2 वाला 3 पर, 3 वाला 4 पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला। आपके 55 वाले में दोस्तों दिया है, इसमें भी एक तरह का हमें मिलाना ही है, तो जरा हम ध्यान से मिलाएं तो हमें देखते हैं क्या क्या हम मिला पाते हैं। देखें यहाँ पर एक तरफ आपको अनुसंधान संस्थान, दूसरी तरफ स्थान दिया है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र यानी सूखा क्षेत्र वाला अनुसंधान, तो ये जहाँ सूखा क्षेत्र होगा वहां से संबंधित होगा, राजस्थान से। राजस्थान का नाम यहाँ पर एक जिला है जोधपुर, तो यहाँ हो जाएगा। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ये क्या है? मथुरा और आगरा के बीच में दोस्तों, ये एक मखदूम है, वहीं पर है ये। और यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, ये एक कपास प्रौद्योगिकी केंद्र अनुसंधान संस्थान, ये महाराष्ट्र ही होगा, लखनऊ तो नहीं हो सकता, ये मुंबई हो जाएगा। और उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी पर केंद्रीय संस्थान, तो ये लखनऊ। तो आपका हो जाएगा ए वाला, तो हमारा 4 पे गया, बी वाला 1 पर, तो ए वाला 4, बी वाला 1, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर 55 का सी। आगे हम देखें दोस्तों, अगर 56 वाले को, विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मेरियाना ट्रंच आप लोग जानते हैं, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर के आसपास है, मेरियाना ट्रंच। आगे दोस्तों 57 वाले में कह रहे हैं कि यहाँ ध्यान देंगे, कथन है कारण है। कथन में कह रहे हैं आपसे, सहारा मरुस्थल दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? आप लोग अफ्रीका महाद्वीप ऐसे देखोगे तो अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यह। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है ये सहारा, ध्यान रखेंगे। तो विश्व का सबसे गर्म, लेकिन बड़ा नहीं है, बड़ा तो अंटार्कटिका वाला हो जाएगा, 1,40,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अति चराई और जलवायु परिवर्तन साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, अति चराई वगैरह करने से मिट्टी का कटाव बहाव ज्यादा होता है, मरुस्थलीकरण बढ़ावा देता है, तो ये सही है दोस्तों। अगर देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे दिया है आपको, सहारा मरुस्थल दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अति चराई और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों को मरुस्थलीकरण बढ़ावा दे रहा है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे दोस्तों हम अगर बढ़ें, तो यहाँ 58 वाले में फिर आपसे मिलान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपको दोस्तों कहना है, यहाँ बताना, पूछ रहे हैं महासागरी धारा, महासागर कौन सा महासागरी धारा किस महासागर से संबंधित है, इसे आपको मिला देना है। तो दोस्तों हम लोग हिंद महासागर के करीब हैं, तो अलगुहास हम लोग जानते हैं, क्यूरेशियो, अलगुहास, मोजाम्बिक, यहाँ मोजाम्बिक और अलगुहास के बारे में जानते हैं, हिंद महासागर से आ जाएगा। तो उसको भी पता है, ये सब रट रट के बैठे, इसलिए डी वाले में सभी में डाल दिया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें क्यूरेशियो के बारे में, तो क्यूरेशियो जानते हैं एक गर्म जल धारा है दोस्तों। ये कहाँ पर, ये किससे मिलेगा दोस्तों ये क्यूरेशियो वाला? तो क्यूरेशियो वाला दोस्तों ये तो एक गर्म जल धारा है, तो ये मिलना चाहिए दोस्तों, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर से हो जाएगा, ये वाला, ये सी वाला 2 पे आ जाएगा। तो बाकी सब हो गए। अब बाकी आपका एक बचा है यहाँ पर, पहला वाला बेंगुला, तो ये दक्षिण अटलांटिक धारा हो जाएगा। तो ए वाला 3 पे जाएगा आपका, बी वाला 1 पर हो जाएगा काम आपका। आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखें,
तो कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? यहाँ पर कुछ देश का नाम दिया है। स्थलरुद्ध जिसे इंग्लिश में आप लोग लैंड लॉक कहते हैं, तो लैंड लॉक है कौन सा देश दोस्तों? यहाँ पर पहले ही नाम दे दिया है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का देश है। तो दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे सिर्फ 2 ही देश लैंड लॉक हैं, आपको याद होना चाहिए। बीपी, बीपी दोस्तों बोलिविया, पेरू। तो बोलिविया और पेरू ही केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक हैं, बाकी इक्वाडोर लैंड लॉक नहीं है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, आप लोग जानते हैं, समुद्र किनारे हैं, प्रशांत महासागर किनारे। तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। और लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, आप लोग जानते हैं दोस्तों लाओस को कई सारे देश, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये लोग घेरे हुए हैं। यही लावेस लैंड लॉक है, नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों देश है। तो यही बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे दोस्तों हम लोग देख लें 60 वाले को। तो कह रहे हैं कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री वाली अक्षांश की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा पश्चिम में देखोगे 180 डिग्री की लाइन खींची गई होगी दोस्तों। वहां पर देखोगे फिजी ही थोड़ा सा मतलब एकदम लाइन पर ही है, दोनों इस लाइन की इस पार भी है उस पार भी है, तो ये फिजी ही, यानी जब लाइनीय पर है तो सबसे नजदीक वही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यही हो जाएगा। और बाकी ये सब भी है, मेडागास्कर को सबसे दूर है। तो बाकी यहाँ पर आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। आगे देख लें 61 वाले को। तो कह रहे हैं कौन सा कथन सही है? तो सही है कौन सा, देखें भाई, चुन ले हम लोग। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स, जानते हैं उत्तरी अमेरिका में 5 जो झीलें हैं उनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, हिमानी क्रिया से बनी हुई हैं। तो यस बिल्कुल सही है, ये वाला तो आपका सही हो जाएगा, एकदम सही है। तो यहाँ तो दोस्तों ये सही है। और दूसरे वाले में देखें तो आयतन के आधार पर यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों गलत बात है, आयतन के आधार पर नहीं, यही यहाँ क्षेत्रफल दे देता तो पक्का हो जाता। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व के सबसे मतलब मीठे पानी की सबसे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा समूह है। लेकिन आयतन के हिसाब से जब बात करें दोस्तों, आयतन के हिसाब से कौन हो जाएगा? तो बैकाल झील हो जाएगा। बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। जैसे मान लीजिए आपके गांव में एक छोटी मोटी गड़ही है, खूब चौड़ी है लेकिन पानी कम है, वहीं एक बहुत बड़ा सा कुआं है तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो भाई ये आयतन की बात कर रहा है ना, तो आयतन तो इसी का ज्यादा हुआ, तो इसलिए ये गलत हुआ आपका, केवल ए सही हुआ। आगे दोस्तों देख ले हम लोग 62 वाले में। तो कह रहे हैं कि किस जलवायु प्रकार में पूरे वर्ष भर समान वर्षा होती है और कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है? तो ऐसा कौन होता है भाई? विषुवत रेखीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर बी। देखते ही आप कह देंगे ऑप्शन नंबर यही आपका बी हो, ये सी हो जाएगा। आगे देख लें 63 वाले में। तो कह रहे हैं कथन दे दिए हैं, कारण दिए हैं, बताना है। आइसलैंड में बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है? तो बिल्कुल होता है दोस्तों, आइसलैंड में ज्वालामुखी बार बार होता है, क्योंकि दोस्तों वो ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका की प्लेट हो गई और इधर यूएसए और इधर यूरोपियन। तो दोस्तों इन दोनों को प्लेट जब एक दूसरे खिसकती हैं तो नीचे मैग्मा निकलता है दोस्तों, तो जो ज्वालामुखी क्रिया को उद्गार देता है, बिल्कुल सही है। यह मिड अटलांटिक रीज, वही मिड अटलांटिक रीज बताया ना, क्योंकि आइसलैंड मिड अटलांटिक रीज में है, दोनों के मतलब कॉमन पर। तो यहाँ पर है दो टेक्टोनिक प्लेटें दूर हो रही हैं, तो जैसे ये इधर जाती है इधर आती है तो मैग्मा नीचे से निकलता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देख लिया जाए तो 64 में कह रहे हैं कथन कारण से है। कथन कारण, उपोष्ण कटिबंधी में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर प्रायः रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधी में, उपोष्ण कटिबंधी की बात कर रहे हैं मैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ये रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पश्चिमी तटों पर। यह क्षेत्र ये हेडली कोशिकाओं के ऊपर उठती शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ी किया है। यहाँ पर दोस्तों ये कारण वाला इनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? ये कह रहे हैं कि ये ऊपर उठते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऊपर उठते नहीं, जो नीचे आती है, यानी दोस्तों कोशिकाओं के ऊपर उठती शाखा के नहीं, नीचे बैठती शाखा के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये यानी कह सकते हैं इसे डिसेंडिंग कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन होगा 64 का, ये आपका ये सॉरी डी नहीं ए हो जाएगा, पहला सही है ना ये वाला। आगे देखें 65 वाले में हम लोग। तो कह रहे हैं 65 वाले में मिलाना है हमें, चले हम लोग मिला दें फटाफट।
तो जल डमरू मध्य एक तरफ है। जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, डमरू की तरह होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, डमरू बना दे रहे हैं आपको, ये हो जाएगा। तो ये दो जलीय क्षेत्र हैं, ये दो जलीय क्षेत्र हैं और इनको एक मान लीजिए छोटा सा नहर बनाकर इसको बना दिया गया। दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है जो, उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो इसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है, चैनल भी बोल देते हैं। तो जो दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ दे, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे कहा जाता है दोस्तों? जिब्राल्टर क्या करता है दोस्तों? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। हार्मुज जल डमरू मध्य अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इससे हम लोग कह सकते हैं ए वाला 3 पे गया, ए वाला 3 पे, बी वाला 2 पर, तो ये ऑप्शन सी कह देंगे। बाकी आप मिला लेंगे, देख लेंगे। डी वाला तो हमारा ये अब 4 पे आ जाएगा और सी वाला जो है हमारा 1 पे चला जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देख ले हम लोग 66 में। तो कह रहे हैं ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। तो भूमध्य सागर में वाष्पीकरण की दर अधिक होने से कारण इसमें लवणता अधिक होती है। यस मेरे भाई, आप गिलास में पानी नमक घोल कर रख दीजिए, पानी उड़ जाएगा। जितना पानी उड़ेगा उतना आपको पानी कड़क लगेगा, उतना नूनखार लगेगा आपको। तो वही बात है यहाँ पर, सही है। यह अटलांटिक महासागर के सीमित रूप से जुड़ा हुआ है, जिससे लवणता संचित रहती है। तो अटलांटिक महासागर से थोड़ा सा ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको ज्यादा प्राप्त नहीं होते। तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ 66 में दोस्तों ये सी हो जाना चाहिए आपका। यस, सी हो दिया है, यहाँ यही होगा। आगे दोस्तों 66 में, ये 67 में देखें तो दक्षिण भारत में स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि दोस्तों जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में स्थानांतरित कृषि को लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुमारी नाम दिया है, यह पश्चिमी घाट के आसपास के दोस्तों, ये उसे कुमारी बोला जाता है। कुमारी कहाँ जाए? पश्चिमी घाटों में जो होता है। पहले तो आप जान लीजिए स्थानांतरित कृषि क्या होता है। थोड़े समय के लिए कहीं मतलब जंगल और झाड़ियों वगैरह को काटना छाटना, खेती करना, भूमि अनउपजाऊ हो जाए फिर दूसरे जगह चले जाना, यानी स्थानांतरित हो जाना। तो यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो पश्चिमी घाट के आसपास हो गया। खिल दोस्तों कहाँ का है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश जानते हैं, कंगना रनौत वहाँ से सांसद है मंडी से, उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश बोला जाता है। जरा और एरका, जरा और एरका दोस्तों दक्षिण भारत में कह रहे हैं, इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। और दीपा कहाँ बोला जाता है? ये छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है इसे। तो याद करे रहेंगे सबको। आगे चले हम लोग 68 वाले को देखें तो कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो दर्रा अरुणाचल प्रदेश से स्थित है दोस्तों। बुमला दर्रा, सेला दर्रा और दिफुला दर्रा। जेलेप्पा कहाँ है? नाम कहते हैं ना जेलेप्पा का सिक्का, तो सिक्का दोगे तो आपको जलेबी मिलेगी। सिक्किम, ये जेलेप्पा तो कनेक्ट हो जाएगा, यानी जेलेप्पा कहाँ है? ये सिक्किम में है। तो 3 नहीं होगा इसमें, 3 नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग बढ़े, ये 69 में कौन सा कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है मेरे भाई बताइए? ये न्यूमेर द्वीप है दोस्तों, ये न्यूमूर द्वीप, ये तो है बंगाल की खाड़ी में, इसमें नो डाउट। और ये तो एलिफेंटा द्वीप दोस्तों, एलिफेंटा द्वीप तो नहीं है। अब्दुल कलाम तो है, ये कंफर्म है। श्रीगोटा है, ये भी कंफर्म है। तो 1 3 4 है कहीं, तो 1 3 4। अब बात आती है भाई ये एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, इसके बारे में देखा जाए। एलिफेंटा द्वीप दोस्तों ये महाराष्ट्र के पास है, आप लोग खूब नाम सुने होंगे। ये एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? यह मुंबई के पास दोस्तों, अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। यह जब मुंबई के पास है, स्वाभाविक सी बात है अरब सागर में होगा। तो समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कह रहे हैं दोस्तों आपसे कौन सा कारक किसी स्थान के तापमान वितरण को प्रभावित करता है? तो कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है? अक्षांश, बिल्कुल सही मेरे भाई, अक्षांश प्रभावित करता है। ये हो गया। आप जैसे जैसे दोस्तों आप जाएंगे तो अक्षांश बढ़ेगा तो प्रभावित होगा ही। समुद्र से दूरी बिल्कुल, महासागरीय धाराएं बिल्कुल, वायुमंडलीय पिंड सब। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। 70 का आपका कौन हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। सबके सब सही है, प्रभावित होते हैं। 71 की बात अगर की जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा झील एवं उनके स्थान सही सुमेलित हैं? तो बताना है। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये सही है।
और ये तो सही हुआ। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जल तो जानते हैं ये केरल में है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर ये भी सही है। और काली वेली झील, काली वेली झील दोस्तों केरल नाम दे दिया है दोस्तों, जो कि गलत है। सोच रहे हैं कि कैसे काली वेली कैसे केरल दे दिए, तो बच्चे इसको यस समझ लेंगे, तो दोस्तों जो कि गलत है। यहाँ पर काली वेली दोस्तों केरल में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। कहाँ है, TML लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, तमिलनाडु में। तो 1-2 आपका सही होगा, ऑप्शन ए 71 का आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये 72 वाले को अगर देख लें तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, बताइए सही क्या है, तो उसे हमें सही बताना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है और उसका उपभोग भी करता है, तो ये वाला तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और लेकिन उतना बेच नहीं पाता क्योंकि हम उतना उपभोग कर लेते हैं। तो जूट मुख्य रूप से दक्कन के लैटेराइट मृदा क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो नहीं मेरे भाई, जूट आप लोग जानते हैं ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाले एरिया में बहुत ज़्यादा फला फूला है, तो ये यहाँ से रिलेटेड है, ये दक्कन वाले में तो नहीं है। दक्कन में तो दोस्तों कपास वगैरह है, तो ये वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ 2 है आप काट देंगे। तो कह रहे हैं चाय की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और उच्च आर्द्रता वाली आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 आपके सही है। तो 1 और 3 कहाँ है, ये डी वाले में है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों 73 में अगर देखा जाए तो कह रहे हैं आपसे कथन ए कारण आर, कह रहे हैं पंजाब हरियाणा कृषि में समृद्ध होने के बावजूद जल संकट का सामना कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी मात्रा में मतलब कृषि होती है, लेकिन वहाँ समस्या एक है कि वहाँ थोड़ा सा पानी की कमी है। आप जैसे जैसे यूपी के पश्चिम में साइड जाएंगे, पश्चिमी यूपी फिर राजस्थान, ऐसे जल संकट मिलता जाएगा आपको। तो ये बात बिल्कुल सही है। लगातार धान की खेती, इसका कारण क्या है, आप लोग जानते हैं धान की खेती जबरदस्ती कर रहे हैं, जबकि उसके लिए अनुकूल नहीं है, वो गेहूं के लिए है। तो इसीलिए सरकार जगह जगह धान को बैन लगा रही है। तो ये वही इसका कारण है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 73 का कौन सा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। 73 का आपका ऑप्शन नंबर ये ए हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 74 वाले में, तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई बताइए सही क्या है, हमारा कथन अभी दिए हैं। अटाकामा मरुस्थल एंडीज पर्वतमाला की वर्षा छाया क्षेत्र के कारण पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। तो ये तो है अटाकामा मरुस्थल वर्षा, मतलब एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा हमें प्रश्न दिक्कत कर रहा है, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये 74 वाले में तो ए हो जाएगा, यहाँ पर केवल पहला यहाँ पर इनका सही है। तो थोड़ा सा हम इसको मैनेज कर लेते हैं, स्क्रीन पर स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे। बस अब हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर इनका सही है। तो सही बताना है मेरे भाई। पहले वाले को देखें तो अटाकामा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है विश्व का। तो कह रहे हैं यह एंडीज पर्वतमाला की वर्षा छाया प्रभाव के कारण पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। अटाकामा मरुस्थल दोस्तों, अभी मैंने इस पर बात किया था। एंडीज पर्वतमाला दोस्तों वो मानसूनी हवाओं को रोक लेती है, इसके कारण ये बना है। तो ये बिल्कुल सही है, वर्षा के छाया क्षेत्र प्रभाव में आ जाती है। दूसरे में कह रहे हैं कालाहारी मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कालाहारी मरुस्थल दोस्तों गर्म मरुस्थल नहीं, अर्ध मरुस्थल इसे कहा जाता है। एक अर्ध मरुस्थल के रूप में इसकी गिनती होती है, तो ये गलत है। गोबी मरुस्थल जानते हैं, ये चीन और ताइवान के आसपास एरिया में है, तो उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र में स्थित हैं। तो दोस्तों यह उच्च दबाव वाले क्षेत्र में स्थित नहीं है, बल्कि दोस्तों ये अक्षांशों में, मतलब कह सकते हैं वर्षा की शुष्क महाद्वीपा और मतलब हिमालय के जो वहां पर इंडीज है, वही यहाँ पर हिमालय हिमालय द्वारा उत्पन्न वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। जैसे यहाँ इंडीज पर्वतमाला के डिस्टर्ब इनको करती है, तो वही हाल यहाँ भी है। तो आपका केवल एक सही हुआ, केवल एक कहाँ है, तो केवल एक यहाँ पर है, सही पूछ रहे हैं तो केवल ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये 5वां वाले 75 में कर रहे हैं। इसमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को, आपको कुछ पर्यावरण जो सम्मेलन हुए हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उससे आपको दे दिए गए हैं, बताना है, इसे क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है। तो देखते हैं कैसे सेट होगा। तो रियो जी डेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, इसको हम लोग रियो जी डेनेरियो सम्मेलन बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन बोल देते हैं। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था।
और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ ये कब हुआ था, ये आपके बारे में यहाँ पर जानते होंगे। ये 1997 में हुआ था, ज़्यादातर लोग आप लोग इसी एज के होंगे। 97 में पेरिस जलवायु सम्मेलन, पर से पेरिस, पर से 15, तो 2015 में ये हुआ था। ये 2015 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1972। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये 4 वाला जो है ये सबसे पहले पर रखा जाएगा। तो 4 सबसे पहले, यानी इन्हीं दोनों में से कोई होगा, इसे हटा दें। उसके बाद कौन सी घटना हुई होगी, उसके बाद 92 वाला यानी पहला। तो 4, 1, 2, 3 ये वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये जो अपना जियोग्राफी का दोस्तों हम लोगों का आज ये जो चौथा टेस्ट था, इस चौथे टेस्ट का दोस्तों हम लोग पार्ट ए देख लिए हैं। इस वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं पार्ट ए के रूप में। अगला जो इसी का जो पार्ट बचा है इसको हम लोग पार्ट बी में दोस्तों देख लेंगे। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।